गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चले जाइए। आज आपसे, चाहे आप दफ्तर में हो, स्कूल में हो, सड़क पर हो या फिर आप संसद में हो, आपसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाइए, इसलिए क्योंकि वो देश आपको धर्म के नाम पर दे दिया गया। तो आप भारत में क्या कर रहे हैं? भारत में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि भारत में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी भारत के विकास में या भारत के इतिहास में आपका कंट्रीब्यूशन या योगदान क्या है? मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, सुन के हैरानी हो रही है, आप क्या सोच रहे होंगे, अच्छा तो मुसलमानों ने भी भारत की आज़ादी में, उनकी लड़ाई में हिस्सेदारी की थी। जी हाँ, सलीम खान ने ये किताबें लिखी। नाना साहिब के बारे में हम कह रहे थे, पेशवा नाना साहिब के बारे में हम कहते हैं कि उनके पेंशन्स को रोक दिया गया था। डलहौजी ने जो भी लॉस साइन किए थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर शख्स को चूज किया था टू गो एंड रिप्रेजेंट हिम इन लंदन। उन्होंने अजीमुल्लाह को चूज किया था। उनके बारे में हम क्यों नहीं जानते? सिराजुद्दौला के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में, फिरोज शाह और प्रिंसेस ऑफ दिल्ली के बारे में, शिया उलेमा और अवध के जो नोबल्स थे या सुल्तान कह सकते हैं, उसके अलावा बख्त खान, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान, जिनके बारे में भी आप तफसील से बातचीत करेंगे, और टीटू मीर, हाजी शरीयतुल्लाह, इमाम शाह अब्दुल अजीज उलेमा और शाह वलीउल्लाह की लेगेसी क्या है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान के बारे में भी बात करें, मेरे फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम नॉट जस्ट अ हिस्ट्री बट आई फील कि सर सैयद अहमद खान आज की हमारी ज़िंदगी में हर जगह शामिल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और शिबली नोमानी के बारे में बातचीत करें। खासकर मुझे टीपू सुल्तान के बारे में बताइए। टीपू सुल्तान जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट टार्निश्ड फिगर है हमारे हिस्ट्री में। उन्हें एक बैड मैन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। उन्होंने इनफैक्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स किए। वुड यू बिलीव दैट? फॉर एग्जांपल, डू यू नो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रॉकेट्स यूज हुए थे बाय द ब्रिटिशर्स, वो टीपू सुल्तान और हैदर अली की इजाद थी। अच्छा, यस, इनफैक्ट नहीं पता था मुझे। बी अम्मा का आपने जिक्र किया है। इसके अलावा महिलाओं में आप जिक्र कर रहे हैं बेगम जहां आरा का, बेगम हजरत महल। जी, बेगम जहां आरा शाहनवाज। तो बी अम्मा ने कहा कि मैंने देश की सेवा में, देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए। हम जब किताबें में पढ़ते थे हमारी हिस्ट्री में, 1857 फर्स्ट फाइट फॉर फ्रीडम कहा जाता है। वहीं से क्यों शुरू करना? व्हाई डोंट वी गो बैक 100 years? करेक्ट। मेरी ये थियरी है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल जो फाइट कर रहे थे एट दैट टाइम वर मुस्लिम्स। मुसलमानों का, मुस्लिम शासकों का, आम मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, खासकर इस देश को आज़ाद कराने में, जिसको आज हम सब अपना देश कहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चले जाइए। आज आपसे, चाहे आप दफ्तर में हो, स्कूल में हो, सड़क पर हो या फिर आप संसद में हो, आपसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाइए, इसलिए क्योंकि वो देश आपको धर्म के नाम पर दे दिया गया। तो आप भारत में क्या कर रहे हैं? भारत में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि भारत में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी भारत के विकास में या भारत के इतिहास में आपका कंट्रीब्यूशन या योगदान क्या है? ये बात जितनी तेजी से एक तरह का जो संघी नैरेटिव या आरएसएस का जो एक पूरा विमर्श है, वो पूरे भारत में फैलाया जा चुका है कि इस तरह के अरबी फारसी नाम वाले लोग, उनकी जगह पाकिस्तान में है, क्योंकि उनका कोई योगदान भारत के आज में भी नहीं है, भारत के गुजरे हुए कल में भी नहीं है, इसलिए आने वाला कल उनका नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जब इतिहास को हथियार बनाकर हमारे बच्चों को और हमारे युवाओं को एक ख़ास तरह का, बहुत ही सैनिटाइज्ड, यानी एक ऐसा धोया हुआ इतिहास पढ़ाने और समझाने की कोशिश हो रही है जहां मुसलमानों का कोई नाम ही ना आ जाए। मुगलों के नाम पर जो राजनीति है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक है, यानी सड़क से लेकर संसद तक मुगलों के नाम की राजनीति ये है कि मुसलमान का मतलब मुग़ल, मुसलमान का मतलब वो आक्रांता जिन्होंने भारत की पवित्र धरती पर कब्जा किया और उसके बाद भारत जो पहले सोने की चिड़िया होता था, अब उसे मिट्टी में तब्दील कर दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलीम खान। जी हाँ, सलीम खान रिसर्चर हैं, ऑथर हैं, और इस्लामिक हिस्ट्री में खासकर इनका काम है, और इनके प्रोफाइल, इनका ये कहता है कि प्रॉफिट की बर्थ के वक्त से ये आप इतिहास को, इस्लामिक हिस्ट्री को तलाश करते रहे हैं,
और इसके अलावा मुसलमानों और उनकी पढ़ाई के बारे में काफ़ी पैशनेट हैं, यानी कि चाहते हैं कि मुसलमान पढ़े आज का। और मुझे लगता है आप में और मोदी जी में बहुत फ़र्क नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। Perhaps different approaches though. अच्छा, अलग अलग। आप वैसे यही चाहते हैं कि कुरान और कंप्यूटर साथ साथ होना चाहिए? I believe that yes. हाँ, आप ये सोचिए कि कुरान में जो हमारे रब ने हमें कहा है उसे आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। वो कहते हैं कि आप पढ़े, द फर्स्ट रेवलेशन इटसेल्फ वाज इक़रा, बट हम कहाँ हैं, हम क्यों नहीं पढ़ रहे, हमने वो क्यों छोड़ दिया है। इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट किताब लिखी थी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, हमारे साइंटिफिक, जियोग्राफिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस को मैंने उसमें हाईलाइट किया। एंड द वे आई कंक्लूडेड दैट बुक इज़, हमें कभी डिफेम नहीं किया जाता, हमारी लेगेसी से हमें कभी ब्रेक नहीं किया जाता इफ़ वी हैड फॉलोड द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ आवर, दैट इज इक़रा, इक़रा यानी पढ़ाई। और मैं वापस आती हूँ सब्जेक्ट पर और आपको बताती हूँ कि आज हम इनके साथ क्यों बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये कई किताबें लिख चुके हैं वैसे, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स। सुन के हैरानी हो रही है, आप क्या सोच रहे होंगे, अच्छा तो मुसलमानों ने भी भारत की आज़ादी में, उनकी लड़ाई में हिस्सेदारी की थी। जी हाँ, सलीम खान ने ये किताबें लिखी हैं। और जब भारत में हमारे पास स्कूल कॉलेज में इतिहास है, हमारे पास अखबार हैं, किताबें हैं, तो ये सब लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सलीम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि वाई दिस बुक, क्यों आपने लिखा कि फ्रीडम फाइटर्स को आप बांटने का काम कर रहे हैं कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स अलग हैं, हिंदू अलग हैं, सिख अलग हैं? नहीं, 2 मेजर रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच आई रोट द बुक। बांटना इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, बट कैटेगरिकली एक पर्टिकुलर तबका है जिनके बारे में हमने सैनिटाइज कर दिया है। एंड आई वॉन्ट दोज पीपल टू कम टू द फोर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन जो हैं वो ये रीड करें और समझे कि हमने भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे। प्लस हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दे हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो नॉलेज अबाउट देयर लेगेसी। हम उन्हें कैसे पढ़ाएं, हम उन्हें कैसे बताएं कि उनके एंसेस्टर्स ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी पीपल हु आर ऑफ आवर एज, दे डोंट नो कि उनके एंसेस्टर्स खुद, लाइक दादा या परदादा, फ्रीडम फाइटर्स थे। हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? एंड फॉर एग्जाम्पल, आई वाज स्पीकिंग विथ यू अर्लियर, नाना साहिब के बारे में हम कह रहे थे, पेशवा नाना साहिब के बारे में हम कहते हैं कि उनके पेंशन्स को रोक दिया गया था। डलहौजी ने जो भी लॉस साइन किए थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर शख्स को चूज़ किया था टू गो एंड रिप्रेजेंट हिम इन लंदन। उन्होंने अजीमुल्लाह को चूज़ किया था। उनके बारे में हम क्यों नहीं जानते? हम नाना साहिब के बारे में राइटली जान लेते हैं, जानना चाहिए, बट ये भी जान दिए कि उनके पीछे उनका सपोर्ट स्टाफ क्या था। तो मैं आपकी बात से जो समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि 2 मकसद है आपका इतिहास में पीछे झांकने का। इतिहास जिसको कि संघ और संघ की जो सरकार है वो एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती है, राइट। आप उसी इतिहास को एक रोशनी फैलाने के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आप चाहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम वो लोग हैं, खासकर जो मुस्लिम हेटिंग नहीं है, जो पहले से ही मुसलमानों से नफरत नहीं करते, उन लोगों को ये पता चले कि भाई देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा है मुसलमानों का, और खुद मुसलमानों को जो शायद एक तरह के एक आत्मविश्वास या आत्मसम्मान के एक संकट से गुजर रहे होंगे कि हम क्यों हैं इस देश में, या हम इतने खराब क्यों हैं, या वाकई हम जिसे कहते हैं कि पंक्चर बनाने वाले लोग। ये भी हमारे मोदी जी ने कहा था कि देखिए पहले पंक्चर बनाते थे मुसलमान। तो ये पंक्चर बनाने वाले लोग पहले जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें हिस्सेदारी कर रहे थे। और यहाँ अलग अलग चैप्टर्स मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। ये दोनों जो किताबें हैं इनमें जो चैप्टर्स लिखे गए हैं उसमें मैं खासकर गौर करना चाहती हूँ उन नामों पर भी जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो पहले तो हम उन नामों पे बातचीत करेंगे बिल्कुल, जिनके बारे में इतिहास में हम पढ़ते रहे। जैसे आपकी पहली बुक में चैप्टर्स हैं सिराजुद्दौला के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, बहादुर शाह जफ़र के बारे में, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में, फिरोज शाह और प्रिंसेस ऑफ दिल्ली के बारे में, शिया उलेमा और अवध के जो नोबल्स थे या सुल्तान कह सकते हैं। उसके अलावा बख्त खान, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान जिनके बारे में भी आप तफसील से बातचीत करेंगे, और टीटू मीर, हाजी शरीयतुल्ला, इमाम शाह अब्दुल अजीज़ उलेमा और शाह वलीउल्लाह की लेगेसी क्या है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान के बारे में भी बात करें, मेरे फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम नॉट जस्ट द हिस्ट्री बट आई फील कि सर सैयद अहमद खान आज की हमारी ज़िंदगी में हर जगह शामिल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और शिबली नोमानी के बारे में बातचीत करें। ये पहली किताब में है। इनमें से कई नाम तो सलीम साहब मैंने पढ़े हैं और मैं उनके बारे में जानती हूँ, उन पर बहुत चर्चा हो चुकी है।
खासकर मुझे टीपू सुल्तान के बारे में बताइए। टीपू Right. सुल्तान पर पिछले कई दशकों में जो हमने राजनीति देखी है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक टीपू सुल्तान जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट टार्निश्ड फिगर है हमारे हिस्ट्री में। उन्हें एक बैड मैन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। जब मैं किसी भी एम्परर को देखता हूँ, किसी भी रूलर को देखता हूँ, मैं किसी को पॉन्टिफाई नहीं करना चाहता, मैं किसी को ये ताज नहीं पहनाना चाहता कि उन्होंने सभी सही चीज़ें की थी। वो एक रूलर थे, प्रैक्टिकल थे, और उनकी जो सल्तनत थी उसके बेस्ट के लिए वो हमेशा फाइट करते थे। सो इन ऑर्डर टू डू दैट समटाइम्स ही हैड टू बी वेरी रूड और ब्रूटल टुवर्ड्स सर्टन नंबर ऑफ पीपल, सर्टन सेक्ट ऑफ पीपल। अब उसे फिर ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने फोर्स कन्वर्जन्स किए थे, उन्होंने मास मर्डर किया था, उन्होंने जेनोसाइड किया था, विच आई डोंट अग्री विद। टीपू सुल्तान एक टिपिकल रूलर थे, बट अलॉन्ग विद दैट ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर। आप उनके जो पूरी लाइफ स्ट्रक्चर देखोगे उनके, हैदर अली की, उन्होंने नॉट जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल काम किया, उन्होंने इनफैक्ट साइंटिफिक अचीवमेंट्स किए। वुड यू बिलीव दैट? फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रॉकेट्स यूज हुए थे बाय द ब्रिटिशर्स, वो टीपू सुल्तान और हैदर अली की इजाद थी। अच्छा, यस, इनफैक्ट नहीं पता था मुझे। in the third and fourth Anglo war along with Tipu Sultan, उन्होंने उन्हीं रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था, राइट? दे वर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस मेटल हेड्स ऑन रॉकेट। पहले बैम्बू या फिर किसी लकड़ी से उनकी कोनियाँ बनाई जाती थी, बट उन्होंने मेटल का इस्तेमाल किया पहली बार। एंड प्लस दोज रॉकेट्स वुड चेंज देयर ट्रैजेक्टरी व्हाइल बीइंग इन फ्लाइट। सो ये जो है, ब्रिटिश कंप्लीटली शॉक हो गए थे कि वो कहाँ अपनी आर्मी खड़ी करे, बिकॉज कहीं से भी रॉकेट आ रहा है, कहीं से भी आके प्रोजेक्टाइल उनको लग रहा है। सो ये जो साइंटिफिक अचीवमेंट थी वो उन्होंने लिटरली कॉपी की और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने यूज़ की, करेक्ट? देन ही हैड लॉट ऑफ कोलैबोरेशन विद ऑटोमन्स, विद फ्रेंच, और ये उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट हिज एंटायर टेरिटरी, श्रीरंगपट्टनम जिसे कहते हैं, मैसूर, जो पूरा उनका एम्पायर था, उसको आगे कैसे बढ़ाए, उसको ग्लोबल स्टेज पे कैसे ले जाएं, करेक्ट? उन्होंने ट्रेड को बढ़ावा दिया, उन्होंने फिशरीज को बढ़ावा दिया, उन्होंने कॉमर्स को बढ़ावा दिया। ही वॉज नॉट जस्ट अ टायरेंट रूलर, ही वॉज अ कंप्लीट इंडिविजुअल हु वॉज वर्किंग फॉर द पीपल। मतलब आप किसी को एक स्वीपिंग कमेंट नहीं पास करिए, आप नुआंस में जाइए, आप स्टडी कीजिए कि वो इंसान कहाँ से कहाँ तक गया था। सेकेंड पॉइंट उनके बारे में बोला जाता है, वो भगोड़ा था, राइट? सबसे बड़ी बात, वो जिस जगह पर मरे हैं वो लिटरली जगह का डिस्क्रिप्शन मैंने किताब में दिया। आज गेट 4 कहा जाता है उसे, वहाँ पर विथ फ्यू ऑफ हिज पीपल, विथ फ्यू ऑफ हिज गार्ड्स, उनकी लाश मिली थी बाय द ब्रिटिशर्स। एंड ही फॉट टिल द लास्ट ब्रेथ। उनको प्रोजेक्टाइल आके लगी थी, फिर भी वो उठ के मार रहे थे। उनको कई लोगों ने गोलियां से मारा, फिर भी वो उठे। जब तक उनके जज्बा दिल में था और हिम्मत थी पैरों में, वो उठे और लड़े अपने लोगों के लिए। एंड इवेंचुअली ही डाइड एज अ शहीद, एज अ मार्टर। ये सब चीज़ें जो हैं, वी नीड टू ब्रिंग आउट सो दैट आवर पीपल, आवर यूथ नो इट। सो अभी जैसे अब टीपू सुल्तान को हम काउंटर करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा भगोड़ा है, वो एंटी हिंदू हेट्रेड था, एंड ही कॉस्ट जेनोसाइड। हाँ, उनको काफी एक तरह की सांप्रदायिक, कम्युनल और हिंदू हेटिंग फिगर के तौर पर खासकर मतलब टीपू सुल्तान की बहादुरी की कहानियां हमने किताबों में पढ़ी। और उसके बाद अब ये नए टीपू सुल्तान को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे औरंगजेब को टार्निश किया जा रहा है, वैसे टीपू सुल्तान को भी टार्निश किया जा रहा है। तो हम कैसे काउंटर करें फिर इस चीज को, करेक्ट? ये हम तभी काउंटर करेंगे जब हम हिस्ट्री को टटोलेंगे, जैसे आपने कहा मिरर में देखेंगे, हमारी अचीवमेंट्स हम जानेंगे। हमारे बच्चे, जो हमारे मुस्लिम बच्चे, इन अ वेरी गुड फेथ, आई एम नॉट सेइंग इन अ वेरी एनी नेगेटिव फेथ, आप क्रिटिसाइज ना कीजिए किसी को, बट आप एक स्टैंड लीजिए अपने लिए कि हाँ, हमने ये किया था। लेकिन आप से जब मेरी बात हो रही थी तो आप बता रहे हैं कि आपने 18वीं शताब्दी से शुरू करके और आज़ादी तक, यानी कि जब तक हमें आज़ादी मिली, जब हम आज़ाद देश बने, तब तक का ये चैप्टर आपने चुना है। यही क्यों चैप्टर आपने चुना, क्यों इस ही कालखंड को आपने चुना कि इसमें से आप कैरेक्टर्स निकाल कर और उनमें रूह फूकेंगे और सबके सामने उन्हें लेकर आएंगे? राइट। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब किताबें में पढ़ते थे हमारी हिस्ट्री में, 1857 फर्स्ट फाइट फॉर फ्रीडम कहा जाता है, वहीं से क्यों शुरू करना? व्हाई डोंट वी गो बैक 100 years, करेक्ट? मेरी ये थियरी है दैट
मोस्ट ऑफ द पीपल जो फाइट कर रहे थे एट दैट टाइम वर मुस्लिम्स बिफोर 1857, करेक्ट? आप देखिए ना, मुगल्स थे, ओके, देन मेजर एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे ल्यूक्रेटिव प्लेस, जो कहते हैं ना क्राउन जूल जो ब्रिटिश कहता था, वो वाज द स्टेट ऑफ बंगाल। आपको पता है बंगाल वाज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया एट दैट टाइम, और उसको फिर इंडिगो जो कंट्रोवर्सी उन्होंने की थी, इंडिगो प्लांटेशन, पूरा निचोड़ लिया। दैट इज व्हाई देयर वाज अ बंगाल फैमिन, करेक्ट? तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी 1757 बाय सिराजुद्दौला। और उनको ब्रिटिशर्स को पता था कि वो इन्हें डिफीट नहीं कर सकते, तो धोखे से उन्हें डिफीट किया, करेक्ट? तो वहाँ से जो सिलसिला चला आता जा रहा है, दैट वाज द फर्स्ट फाइट ऑफ सॉवरेनिटी, करेक्ट? मुगल्स नहीं लड़े थे ब्रिटिशर्स से एट दैट टाइम। फर्स्ट फाइट वाज बाय सिराजुद्दौला, फिर आई टीपू सुल्तान, एंड देन द बैटल कंटिन्यूड इनटू 1857। दैट इज व्हेन बहादुर शाह जफर वाज इन्वॉल्वड, और वहाँ से फिर राइट टिल द टाइम वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस, एवरी सिंगल मोमेंट पे हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू उस टॉपिक को निकालूं, उन लोगों को मैं। क्या ये इस तरह की कोई काट मुझे आपकी बातचीत से पता चल रहा है कि जिस तरह से इतिहास में अब हम देख रहे हैं, हमारे स्कूल की किताबों को बदला जा रहा है, नया इतिहास लिखा जा रहा है। शिकायत अब तक ये रही कि ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने हिंदुओं के योगदान को और हिंदू जो एक अस्मिता है और उसको दबाकर और मुसलमानों को और उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा फिर आ जाते हैं नेहरू और गांधी तक के, उनको बड़ा चढ़ाकर बनाने की पेश की। क्या आप कोई काउंटर नैरेटिव सेट करना चाहते हैं इन किताबों को लिखकर कि चूंकि मुगलों को पूरा का पूरा निकाला जा रहा है हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारी चीजें निकाली जा रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें, यानी जजों के ऊपर जो है चैप्टर्स अब वो नहीं पढ़े जा सकते, तो हमारे बच्चों को तो एक तरह से उनके आंखों पर पट्टी बांध कर कहा जा रहा है कि ये आपके लिए सीधा रास्ता है और आगे जाइए आप। प्रिसाइसली। देखिए, पहली चीज तो आपने कहा कि मुस्लिम्स को ग्लोरीफाई किया था और लेफ्टिस्ट राइटर्स ने, और हिंदूज को अंडरमाइन किया था। ठीक है, तो मुझे बताइए हम कितना जानते हैं हमारे मुसलमानों के बारे में? राइट? सो वो नैरेटिव ही गलत है। नहीं, कहा यह जाता है कि मुगल जो थे खासकर वो बड़े क्रूर थे, बड़े बर्बर थे, और वो तो आक्रांता थे, लेकिन उनको दिखाया गया है कि भाई वो तो बड़े महान लोग थे, उनके जीने का तरीका बड़ा अच्छा था, वो बड़े सेक्युलर लोग थे, वो तो राजपूत महिलाओं से शादी करते थे, उनके जो बच्चे होते थे वो तो मिक्स पेरेंटेज के होते थे। लेकिन उसके बरक्स सच्चाई ये है जो आज की फिल्मों में दिखाई जा रही है। आप किताब से उस चीज को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े पर्दे पर जिस तरह का एक दानव बनाकर मुस्लिम रूलर्स को दिखाया जा रहा है। सो इन अ वे सेटिंग द नैरेटिव स्ट्रेट। तो जो भी इतिहास में फैक्ट्स हैं, ये आप देखिए, जो भी मुगल्स थे, इट इज एवरीवेयर, बट उनको फिर ट्विस्ट करके मरोड़ कर, ऐसे कहते हैं ना कि वो लूट लिए इंडिया को। ठीक है, लूट के कहाँ गए? मुझे बताइए कौन सी कंट्री लेके? जैसे ब्रिटिश का आप बता सकते हो कि यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके उन्होंने अपने कंट्री में इन्वेस्ट किए। मुझे बताइए मुगल्स ने कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट किया? एक नैरेटिव मैं यूट्यूब पर देख रहा था, उन्होंने कहा उन्होंने एक डैम बनाया उज्बेकिस्तान में। इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, 38% जीडीपी इंडिया की थी पूरे वर्ल्ड की, उससे सिर्फ एक डैम बनाया। मुझे जवाब दीजिए ना, कहाँ मुगलों ने लेके जाके पैसा कहाँ डाला? व्हाट इज द आंसर? विच कंट्री विल यू फाइंड जहां पर इंडिया का पैसा गया है? मुझे ट्रेल दिखाइए। बहुत तो अच्छी बात है। और उसके अलावा शुरू में जो मुगल शासक आए, बिल्कुल, उसके बाद तो सारे शासक भारतीय ही हैं, वो तो यहीं पैदा हुए। एग्जैक्टली। तो ये बात भी बहुत कम, ऐसा नहीं है कि लगातार वहां से उज्बेकिस्तान या अफगानिस्तान या जगहों से आ रहे थे शासक और हमला कर रहे थे। शुरू में हमले हुए और उसके बाद सबकी औलादें यहीं पैदा हुई, एंड देन उन्होंने इंडियन टेरिटरी को डिफेंड किया अगेंस्ट ऑल द पीपल। लाइक आप किसी भी बाहर के शासक को ले लो, वेदर दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, आई डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, जो भी है, यहाँ के मुगलों ने डिफेंड किया, राइट? सो जब आर्मीज एक दूसरे के साथ खड़ी थी, मुस्लिम आर्मी थी, करेक्ट? तो और उनके सिपाही सालार, उनके सेनाध्यक्ष जो हैं वो हिंदू हुआ करते थे। तो अब मैं आ जाती हूँ जो फ्रीडम फाइटर्स की आप बात करें, क्योंकि मुगलों पे बात शुरू हुई तो पता नहीं कहाँ जाके हम खत्म करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप करीब 200 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 18वीं शताब्दी के आखिर से 17 कहाँ से शुरू किया? 1757 बैटल ऑफ 1757 से 1947 तक आप बात कर रहे हैं, यानी करीब 190 साल का इतिहास है। तो बैटल ऑफ प्लासी क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आप बिफोर बैटल ऑफ प्लासी उठा लीजिए,
कहीं पर भी इतने स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर ब्रिटिश को अपोज नहीं किया गया था, राइट। देयर वर स्कर्मिशेस, छोटी छोटी बैटल्स हुआ करती थी, बट उस वक्त दो लोग थे विद इन 50 ईयर्स के गैप में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ब्रिटिशर्स तिजारत करने नहीं आए हैं, वो कंट्रोल करने आए हैं, सबसे बड़ी चीज़। और ये सिराजुद्दौला ने आइडेंटिफाई किया बिकॉज वो वहाँ पर एक फोर्ट बना रहे थे ब्रिटिशर्स। अगर वो तिजारत करने आए तो वो फोर्ट क्यों बनाए, करेक्ट। सो दे वर क्रिएटिंग अ डिफेंसिव लाइन एट दैट टाइम। उस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड मास फोर्स इकट्ठा की टू काउंटर दैट। इनिशियली जब फर्स्ट बैटल हुई थी उनमें उन्हें ही वन द बैटल, ही पुश द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स केम बैक स्ट्रॉन्गर, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी में उनको डिफीट किया। दैट वाज द फर्स्ट एवर फाइट ऑफ फ्रीडम फॉर सॉवरेनिटी। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब कहा जाता है ना कि वो अपने किंगडम के लिए लड़ रहे थे, इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे थे। ऑब्वियसली हर एक शख्स एट दैट टाइम वाज फाइटिंग फॉर इट्स ओन प्रोविंस, इट्स ओन किंगडम। दैट डज नॉट मीन यू सिलेक्टिवली चूज पीपल। तो 1757 का जो बैटल है वो सबसे बड़ी बैटल थी प्रायर टू 1857। दैट इज व्हाई आई चोज दैट बैटल एज द फर्स्ट पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट है ऑफ बिगिनिंग, जो स्टार्ट है हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल का। उसके बाद बंगाल की हालत देखिए आप क्या हुई। फिर आए तीतू मीर, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तीतू मीर, हाँ जी बिल्कुल, तीतू मीर मैंने भी नाम हाँ, नहीं सुना पहले। जी हाँ, निसार सैयद अली मीर उनका नाम है। वो बंगाल के थे, एक पेजेंट थे, बंगाल में पैदा हुए थे, देन ही वेंट टू किसान थे। जी बिल्कुल, एक किसान थे। अरेबिया में गए, वहाँ पर अरबिक सीखी, पर्शियन सीखी, वहाँ पर उनका अच्छा करियर हो सकता था, बट वो वापस आए बंगाल में और उन्होंने जंग लड़ी पेजेंट्स के लिए। अब उस वक्त क्या हुआ करता था कि इंडिगो नरिशमेंट, इंडिगो प्लांटेशन का बहुत प्रेशर था बंगाल की ज़मीन पर, क्योंकि वो बहुत ल्यूक्रेटिव ज़मीन थी। तो वहाँ पर उनको लगा ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पर क्रॉप्स की हम जो भी है वो ख़त्म कर देंगे, उसको इंडिगो प्लांटेशन से रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इंडिगो की बहुत डिमांड थी। उससे हुआ क्या कि जो लठियाल्स थे, ज़मींदार थे, उनको ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया एंड एज द रिजल्ट पेजेंट्स को वो एक्सप्लॉइट करने लगे। ठीक है, तो अब जब पेजेंट्स एक्सप्लॉइट होने लगे, इनफैक्ट उन्होंने टैक्स लगाया था। वुड यू लाइक टू नो व्हाट दैट टैक्स वाज? बताइए। मुसलमानों ने दाढ़ी रखी तो दाढ़ी पे टैक्स। अच्छा। हाँ, उसको तीतू मीर ने काउंटर किया डायरेक्टली टू विथ द पर्सन हु एक्चुअली लेविड दैट टैक्स। और उन्होंने फर्स्ट कहते हैं रेजिस्टेंस खड़ा किया। वहां पर जो जमींदार थे, लठियाल थे, वो डर गए। फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व किया। अब सबसे बड़ी चीज जो तीतू मीर ने की, उन्होंने एक बैम्बू फोर्ट बनाया। ओके, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। आप फोर्ट बनाइए, अब बनाओगे किससे? मोर्टार, ब्रिक एंड मोर्टार से फोर्ट बनेगा, बट उन्होंने बैम्बू से फोर्ट बनाया। अब ये इसका रीज़न ये है कि बहुत इजीली अवेलेबल था, बट सिंबॉलिक भी है क्योंकि वो किसान थे। एंड इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था दैट ब्रिटिशर्स जब फुल फोर्स से आए, उन्हें लगा विद इन एन आवर सब खत्म हो जाएगा, बट वो 4 से 5 घंटा वो बैटल चली। इवेंचुअली तीतू मीर शहीद हुए बिकॉज उन लोग बैम्बू से फाइट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिक एंड मोर्टार। बट वो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक अचीवमेंट था। आपको पता है तीतू मीर के बारे में 1857 तक बातें की जाती थी। उसके बाद भी तीतू मीर को एज एन इंस्पिरेशन यूज किया जाता था, बट व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन? कुछ नहीं बताया उनके बारे में। इनफैक्ट किसी भी टेक्स्ट बुक को उठा के देख लीजिए, जब बहादुर शाह जफर और टीपू सुल्तान और अकबर तक पे जब उंगलियां उठ रही हैं, हाँ, तो फिर तो आप तीतू मीर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये देख रही हूँ कि इसमें आप फिर आखिर में आ जाते हैं जो सर सैयद अहमद खान हैं और शिबली नोमानी तक। यानी ये वो लोग हैं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इतिहास के चैप्टर्स नहीं है, मैं थोड़ा सा स्किप कर गई हूँ कई और लोगों को, क्योंकि फिर मैं पार्ट 2 पर भी आना चाहती हूँ। और दर्शकों से एक और वादा मैं ये करना चाहती हूँ कि खासकर जो न सिर्फ के मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स बल्कि मुस्लिम विमेन फ्रीडम फाइटर्स पर बातचीत करेंगे हम। तो इसमें जब आप ये कह रहे हैं रिफॉर्मर्स ऑफ अवेकनिंग, सर सैयद अहमद खान और शिबली नोमानी, इनको किस तरह से देखते हैं? सर सैयद अहमद खान के बारे में आज की तारीख में जो चर्चा है, मुझसे कहा जाता है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और मुझे कहा जाता है तुम तो ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो जिसने एक पाकिस्तान बनाया,
शिबली नौमानी का जिक्र हो रहा है, जो कि उन्होंने भी यूनिवर्सिटी बनाई आजमगढ़ में, और एक ही दौर में दो अलग अलग तरह की एजुकेशन सिस्टम। नौमानी साहब बना रहे थे वो रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम था, और सर सैयद अहमद खान सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम बना रहे थे, रिफॉर्मेटिव बना रहे थे, जिस पर खुद मुसलमानों ने उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए थे कि भाई आप अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम हैं, हमें अंग्रेजी एजुकेशन हम नहीं हासिल करेंगे। और आज उनकी मौत के इतने दिन गुजर जाने के बाद अचानक सर सैयद अहमद खान ब्रिटिशर्स के नहीं, वो पाकिस्तान के जो है फेवर में हो गए। आप सर सैयद अहमद खान को कैसे देखते हैं? पहले तो वो इंडिया के फेवर में थे सबसे पहली चीज बताऊंगा मैं, यानी ब्रिटिश के भी नहीं और पाकिस्तान के भी नहीं। देखिए, अगर आपको किसी को बहुत स्ट्रांगली काउंटर करना है तो आपको उनकी जबान जानना जरूरी है, करेक्ट। अब मैंने आपको अजीमुल्लाह का एग्जाम्पल दिया, वो लंदन में क्यों जा पाए, लंदन में क्यों लड़ पाए, बिकॉज ही न्यू इंग्लिश, करेक्ट। तो वो रिफॉर्मेशन सर सैयद अहमद खान को लाना था, क्योंकि देखिए अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आप उनकी लैंग्वेज से उनको डरा सकोगे। एक इनहिबिशन होता है, आज भी हमारे जो हिंदुस्तान में लोग हैं, अगर आप उनके सामने इंग्लिश में अच्छे से फलाना फलाना बात कर दो, थोड़े नर्वस हो जाते हैं, इन केस दे डोंट नो द लैंग्वेज। बट इफ यू नो द लैंग्वेज, इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पावरफुल एंड द पावर। अंग्रेजों, दलितों ने कई बार, एक तो हमारे एक दलित चिंतक हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक अंग्रेजी की देवी बना दी थी कि इंग्लिश की देवी है ये। एंड एज फार एज देखिए फतवे जो है उनके अगेंस्ट, आई अंडरस्टैंड व्हाई दे वुड से दैट, बिकॉज जो फेनेटिक्स होते हैं वो एक सिंगल माइंडेड अप्रोच लेकर चलते हैं। अगर उससे थोड़ा भी अगर आप हटो तो फिर वो उनके लाइन ऑफ साइट से हट जाते हैं। तो जब इसमें आपने सर सैयद अहमद खान और शिबली नौमानी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पढ़ा भी जा चुका है। इस किताब में आपने उन्हें एक चैप्टर क्यों बनाया? आप देखोगे कि दोनों एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है, करेक्ट। दैट इज बिकॉज उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो कंप्लीटली अलग थे। बताइए थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कीजिए। सो फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान, जैसे आपने कहा, एक रिफॉर्मिस्ट थे। वो चाहते थे कि हमारा यूथ जो है इंग्लिश पढ़े, वो चाहते थे कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, कुरान को भी समझे, करेक्ट। Yes, certain things that he probably did was against what mainstream Muslims believed. But Shibli Nomani साहब जो थे, वो he was grounded into religion, okay? Yet they had differences in opinion. But दोनों को मैंने एक चैप्टर में सिर्फ इसीलिए रखा है because वो भी सिविल थे। Even though वो disagree करते थे, वो नफरत नहीं करते थे एक दूसरे से। So for example, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरा कुछ बिलीफ है, I'm a Muslim, you're a Muslim. I have a certain belief, you have a certain belief. हमारा एक फिरका, आपका एक फिरका है, तो डिफरेंसेस इन ओपिनियन रखो, करेक्ट, बट नफरत ना करो। बिकॉज अगर आप नफरत करोगे तो डिवाइड हो जाओगे, एंड एज अ रिजल्ट आपको कंट्रोल करना बहुत आसान। लेकिन कहा तो ये जाता है कि अगर डिवीजन ऑफ ओपिनियन भी है, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, तब भी एक के बजाय दो यूनिवर्सिटी बन जाती हैं। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते। I take that point. अब आप बताइए मुझे, दोनों इंस्टीट्यूशंस, नहीं मैं कह रही हूँ दो हो गए, बिल्कुल पहले एक होता। Exactly, precisely the point, and both are adding value. हाँ, Is it not the point? तो वो इसीलिए हुआ ना, क्योंकि एक अप्रोच जो था वो पॉजिटिव था। तो आप सर सैयद अहमद खान को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो हमारे उन ऑडियंस के लिए, खासकर जो यंग हैं या जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं गए, और उन ऑडियंस में मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन शख्स हैं जिन पे आपने किताब लिखी है, किताब का एक चैप्टर लिखा है, क्या बताएंगे आप? उन्होंने जो एजुकेशन की फील्ड में हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो लेगेसी को आप मिटा नहीं सकते। आप डिसएग्री कर लो उस शख्स से, आप नफरत कर लो उस शख्स से, बट आप जब जाओगे वहाँ पर पढ़ोगे, आप ये रियलाइज करोगे कि कितनी बड़ी उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन की है फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। जैसे आपने कहा एक नॉन मुस्लिम जाएगा वहाँ पर, एक हिंदू या फिर कोई और कल्चर का, रिलीजन का मुस्लिम जाएगा, इन दोनों को साथ में लाना ही बहुत बड़ी बात है, राइट। कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, अगर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर हिचकिचाता है कोई एक नॉन मुस्लिम जाने के लिए, ये समझ के कि विल आई बी इंक्लूडेड। आज फॉर एग्जांपल हमारे मसाजिदों को ले लो, okay? एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत लोग को बोलते हैं कि नॉन मुस्लिम शुड नॉट कम टू मस्जिद। आई कंप्लीटली डिसएग्री। इनफैक्ट आप ले जाइए, उन्हें बिठाइए वहाँ पर, उनको दिखाइए कि मस्जिद में क्या किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये शुरुआत कौन करेगा? रिफॉर्मर्स। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मतलब ये बात सच है कि कहा जाता है कि इन प्रिंसिपल कोई भी मस्जिद जा सकता है, लेकिन यहाँ तो हैरानी की बात यह है कि आप बाकायदा उस अटायर में हो, टोपी पहने हुए हो। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसने तिलक लगाया हुआ है या नॉन मुस्लिम अटायर में है तो वो तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं? ये सिर्फ इंडिया में क्यों, मगर व्हाई नॉट अराउंड द वर्ल्ड? आप
अरब कंट्रीज में भी जाकर देख लो, देयर आर सो मेनी मस्जिद्स वेयर पीपल आर इनवाइटेड। अब वेस्टर्न कंट्रीज में देख लो, अब दावा कैसे दोगे इस्लाम का अगर आप इस्लाम को दिखाओगे नहीं। तो सर सैयद अहमद खान ने जो किया, उन्होंने मस्जिदों के लिए नहीं किया, बट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की जहां पर आप एक दूसरे से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, घुल मिल सकते हो, जान सकते हो। आज जो रिफ्ट है हमारे बीच में, एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम को जानना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक नफरत का माहौल बना दिया गया है। और अगर हम उसे हटा दें, वो ब्रिज को हम जोड़ दें फिर से, यू नो, दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट प्रायर टू ब्रिटिशर्स, तो वो बहुत सारी चीज़ चेंज हो सकती। दैट आई थिंक वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। अच्छा, मैं खिलाफत मूवमेंट पे आ जाती हूँ। उसको लेकर भी काफ़ी पोलिटिसाइज किया गया है कि भाई खिलाफत मूवमेंट जो है वो भारत में रूटेड नहीं था, बल्कि ऑटोमन एम्पायर से निकली हुई चीज़, और उस वक्त जो कि पूरी दुनिया में चल रहा था, पूरी दुनिया के लोग खलीफा मानना चाहते थे टर्की को और टर्की के नेताओं को, और महात्मा गांधी का उसमें क्या रोल था, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कीजिए खिलाफत मूवमेंट के बारे में। मोहम्मद अली जौहर के बारे में आपने जिक्र किया है, जो अली ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, उनके बारे में, फिर मैं आऊंगी विमेन फ्रीडम फाइटर्स पे। Sure. जी। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि जौहर अली और शौकत अली के अच्छे एडमायरर, सबसे बड़े एडमायरर गांधी जी थे। ओके, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1919 और कहा जाता है नैरेटिव दैट दिस वाज एक काउंटर करने के लिए था ब्रिटिशर्स को, टू प्रमोट खिलाफत। और आपने भी कहा कि ये तो इंडिया की थी नहीं, तो शुरुआत कहाँ पर हुई? हिंदुस्तान में हुई, करेक्ट। और गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, ऑब्जेक्टिव्स एक हो, अप्रोचेस अलग हो। आज भी हमारे में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं, बट फॉर अ कॉमन कॉज क्या हम एक साथ नहीं आते? फॉर एग्जाम्पल, किसी फॉरेन कंट्री ने हम पर अटैक कर दिया, लेकिन भारत का खिलाफत मूवमेंट से क्या कनेक्शन था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मिलियंस ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर ऑन द स्ट्रीट्स। खिलाफत मूवमेंट भारत में हुई, जौहर अली साहब ने बहुत सारे मल्टीपल स्पीचेस दिए टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स एंड मिलियंस ऑफ हिंदूज, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1921 में अनाउंस हुई थी 1 अगस्त, वो साथ में आई। जहाँ पर 1 करोड़ लोग आ सकते थे, वहाँ पर 10 करोड़ लोग आए। गांधी जी ने जौहर अली को चूज किया टू गो टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्हाई डिड ऑल दीज थिंग्स हैपन? अगर खिलाफत मूवमेंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती तो जो उन्होंने किया वो ब्रिटिशर्स की सबसे बड़े नाक का दम हो गया। जिससे हाँ, तो इसी बात को मैं समझना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो खिलाफत मूवमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, कि एक तरफ जो एक तरह का उम्मा का ग्लोबल मूवमेंट चल रहा था, मुस्लिम दुनिया से अटैच की ये उम्मत का हिस्सा है, ऐसे में उसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से क्या रिश्ता है? आप सोचिए, उम्मत है पूरी दुनिया में, करेक्ट, बट जहां पर आप रहते हो वहां से भी आपकी लॉयल्टी है, वहां पर भी तो आप सफर कर ही रहे हो, राइट? तो यही ऑब्जेक्टिव की बात मैं कह रहा था कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंट पाथ्स है। आपने खिलाफत किसके अगेंस्ट खड़ी थी? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। हम किसके अगेंस्ट खड़े थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्या ब्रिटिशर्स हमें अप्रेस कर रहे थे? वो हमें डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, बट उनका कॉमन गोल क्या था? कि इंडियंस सफर करें, एट द एंड ऑफ द डे हमें लीच करके सब चीजें ले जाए। तो इसीलिए तो रेवोल्यूशन था वो उस वक्त का, जो कॉमन कॉज के लिए आया। ठीक है, खिलाफत, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट, बट वेयर डिड इट कंप्लीटली इरप्ट? इन इंडिया। और क्या उस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्ट्रांग हुआ? एब्सोल्युटली। दैट इज वाई गांधी जी कहते हैं ना, इवन दो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, बट उनको हाईली एडमायर करते थे। और खिलाफत मूवमेंट, मेरा कहना है, मेरी बिलीफ है, खिलाफत मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एटलीस्ट 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाया था। जैसे मैंने कहा कि वो सिंगल मूवमेंट नहीं थी, एक कोलैबोरेशन था दोनों का। अच्छा। सो ब्रिटिश वाज सक्सेसफुल डिवाइड एंड रूल में, सक्सेस मिली थी उन्हें, बिकॉज दैट इज व्हाई वी हैड जिन्ना, करेक्ट। बट जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी, उस मूवमेंट में जैसे मैंने कहा, एक की जगह 10 लोग आए, और जब वो आए उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, उन्होंने ये देखा कि मैं ऑप्रेस्ड हूं। तो आप जो हैं अली ब्रदर्स को हीरो मानते हैं खिलाफत मूवमेंट का? व्हाई नॉट? दे कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उनकी मदर, जैसे आप कह रहे थे अभी कि हम विल मूव टू द बी अम्मा की बात कर रहे थे, करेक्ट, बी अम्मा का आपने जिक्र किया है। इसके अलावा महिलाओं में आप जिक्र कर रहे हैं बेगम जहां आरा का, बेगम हजरत महल, जी, बेगम जहां आरा शाहनवाज, ये पंजाब की आप बता रहे हैं वॉइस हैं, और इसके अलावा ज्यादा महिलाओं का मेंशन नहीं मिलता इसके अलावा। हाँ, सोचिए बी अम्मान जो थे, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने वुमेन को
रैली किया। हम सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं, अरुणा आसफ अली के बारे में जानते हैं, बी एम मान के बारे में बताइए आप। दिस इज योर टाइम टू शाइन। श्योर। सो बी एम मान जो है वो मदर थे ऑफ 2 ब्रदर्स। उनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, शौकत अली एंड जौहर अली। उनके बारे में कहा जाता है कि मेरे जिस्म का हर औजार आप ले लो, मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सब कुछ दे दूंगी। मैंने मेरी आंखों के मेरी 2 आंखें दी हैं तुम्हारे लिए, दैट इज शौकत अली एंड जौहर अली। मुझसे आप क्या ही और लोगे। वो आई बाहर, वो प्रॉपर हिजाबी लेडी थी, बट फिर भी वो स्टेज पर आई। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम विमेन को इन्वॉल्व करना था। वो चाहते थे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है इनकम्प्लीट होगा विदाउट वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड। बिकॉज ऑफ दैट, अब उस वक्त तो सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, उस वक्त वर्ड ऑफ माउथ फैलता था, बट फिर भी वो इतने वायरल हुए कि अक्रॉस द कंट्री वुमेन बाहर आई और उन्होंने अपनी तरीके से फ्रीडम मूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया। कैसे किया? ये बी अम्मा का कंट्रीब्यूशन था। अच्छा। ये कैसे किया कंट्रीब्यूशन? उन्होंने, जैसे मैं कह रहा हूँ, उनके पास जो भी औजार था, जेवरात जो थे, वो डोनेट कर दिए, क्योंकि उन्हें भी पता था फ्रीडम स्ट्रगल कैन नॉट बी डन फॉर फ्री। उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसे लगते हैं। उस चीज़ को देखकर मिलियंस ऑफ वुमेन वर इंस्पायर्ड टू कम आउट एंड डोनेट, एक तरीके से या फिर फ्रॉम वन वे और द अदर। उन्होंने रैली किया वुमेन को। दैट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ बीएमआर। और दूसरी चीज़, उन्होंने कहा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने डेडिकेट कर दिया। अब ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है, करेक्ट, किसी मदर के लिए, क्योंकि हम एज मदर्स बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से। तो बी अम्मा ने कहा कि मैंने देश की सेवा में, देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए। करेक्ट। तो उस स्टेटमेंट को लेकर इतनी लेडीज इंस्पायर हुई दैट दे डिडंट फील द पेन व्हेन दे लॉस्ट देयर चिल्ड्रन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इन माय ओपिनियन। और उसके बाद आप बता रहे हैं उन्होंने अपने जेवर भी दान किए। बिल्कुल, जो भी था उनके पास उन्होंने दान कर दिया। द नेक्स्ट लेडी इज बेगम हजरत महल। उन्होंने जब अवध में वो थे, शी वॉज अ कॉन्सॉर्ट टू द रूलर ऑफ अवध। फिर वहाँ से फिर वो अपना दर्जा जो उन्होंने बढ़ाया, और जब उनके हस्बैंड या जो रूलर थे उनको एग्जाइल कर दिया, तो वो उनके साथ नहीं गई। उन्होंने अवध को एक गढ़ बनाया और ब्रिटिश को रेजिस्ट किया। इनफैक्ट उनका रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग था कि ब्रिटिशर्स को अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा देनी पड़ी टू फ्री अवध। उन्होंने एक फोर्ट बना लिया था, एक सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट बना लिया था। बट देन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश माइट वॉज अ लॉट बिगर देन अवध। उन्होंने फिर उसको तोड़ा और उन्हें फिर एंड देन शी चोज एट दैट टाइम टू गो इन एग्जाइल। शी लेफ्ट फॉर नेपाल, और आज भी वहाँ पर उनकी मज़ार है, और आज भी एवरी ईयर उन पर रीत चढ़ाई जाती है। अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विजिट हर। तो ये हैरानी की बात है, और मैं यहाँ पर अगेन मैं डिवाइड नहीं करना चाहती धर्म के आधार पर, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को लेकर हमने किताबों में भी पढ़ा है, उसके बाद न किताबों के अलावा बुक्स और बुकलेट्स में भी पढ़ा, फिर उसके बाद उन पर टीवी सीरियल्स बनाए गए, फिर उनके ऊपर फिल्में बनाई गई, अभी भी आज के दौर में भी कई फिल्में उनके ऊपर बनी हैं। तो इतिहास में उन चैप्टर्स को निकाल के खासकर जो है वो हिंदू रूलर्स को बड़े से बड़ा और बड़ा बनाया जा रहा है, और सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख दी जाती है, एक डिस्क्लेमर, कि इसका इतिहास से सीधे तौर पर लेना देना नहीं है। यानी आप कैरेक्टर्स इतिहास से ले रहे हैं लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ न बी अम्मा को लेकर कोई बात होती है, न बेगम जहां आरा शाहनवाज। ये कौन साहिबा हैं? बेगम जहां आरा शाहनवाज पंजाब का आप कह रहे हैं कि चैप्टर से निकाल के लाएं, क्योंकि जी बेगम हजरत महल के बारे में तो फिर भी मालूम है। सो बेगम जहां आरा जो है वो पंजाब से बिलोंग करती थी। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट टेरिटरी इज इन पाकिस्तान। अच्छा, हाँ जी, बट उस वक्त तो इंडिया था। तो वो जो लेडी थी, शी वॉज अ बिलीवर इन एजुकेशन। वुमेन जो है उनको पढ़ाना वो चाहती थी। जो मॉडर्न वर्ल्ड फेमिनिज्म है, फाइटिंग फॉर इक्वल राइट्स, बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई बिलीव फेमिनिज्म इज। तो उनका वो ओपिनियन था कि मैं पढ़ूं और मैं लेडीज़ को पढ़ाऊं, एंड उनको पढ़ाकर उनको इतना काबिल बनाऊं कि वो लड़ सके, ताकि मैं नहीं, आगे दूसरे भी जो लेडीज़ हैं वो भी लड़ सके। और उन्होंने ये काम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं किया। व्हेन पार्टीशन हैपेंड शी मूव्ड टू पाकिस्तान, और वहाँ पर भी उन्होंने वो कंटिन्यू किया। द रीज़न वाई इंक्लूड हर इन द बुक इज़ वेरी सिंपल। मुझे ये बताना है कि एक लेडी
जो खुद पढ़ी लिखी है, एक मिलियन लेडीज़ को इंस्पायर कर सकती हैं कि आप भी पढ़ो और आप भी फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट करो, आवाज़ उठाओ बेसिकली। अगर आपके खिलाफ घर में कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ, बाहर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ लेकिन उठाओ। ये तो इतना आसान नहीं है। ये रानियां महारानियां ये काम कर सकती हैं, घरेलू आम औरतें जो खुद पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी, और उस वक्त तो हिंदू मुसलमान सब पर्दा किया बिल्कुल। करते थे, वो कैसे उनके मुकाबले आ जाएंगी? वो देखिए, जब वो थे उनके अगेंस्ट भी हुआ था, हम्म। बट उनको एक बहुत मॉरल सपोर्ट था उनके पेरेंट्स। हिज फादर, हर फादर रियली हेल्प्ड हर टू ग्रो इनटू दैट फील्ड, और उन्होंने वो जो शैकल्स कहते हैं, वो शैकल्स को ब्रेक किया था। वो शी वुड सिट अमॉन्गस्ट मैन एंड वो कहती थी ओपनली कि बिना एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेगम हजरत महल फॉट द बैटल विद द हेल्प ऑफ द सिपाहीज। शी लेड अ डिफरेंट रेवोल्यूशन। उन्होंने एजुकेशन से उनको आगे बढ़ाया। आप ये कह रहे हैं कि हर किसी का अपना एक अलग मुकाम तरीका है, है। कुछ हथियारों से लड़े, कुछ किताबों से लड़े, लेकिन लड़ाई सबने बिल्कुल, लड़ी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम खान साहब इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी हमने दौड़ते हुए, ऐसा लगता है कि कुछ कुछ सिर्फ बिंदुओं को, कुछ कुछ पत्थरों को छूते हुए निकल गए। करेक्ट। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और खासकर जिन लोगों के लिए किताबें लिखी हैं सलीम खान ने, वो हैं हमारे यंग इंडियंस। और यंग इंडियंस वो हिंदू इंडियंस भी हो सकते हैं, मुस्लिम इंडियंस भी हो सकते हैं। शर्त यह है कि इंडियंस है, और अंग्रेजी में किताब लिखी है तो खाली इंडियंस ही क्यों, कोई भी पढ़ सकता है कि मुसलमानों का, मुस्लिम शासकों का, आम मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, खासकर इस देश को आज़ाद कराने में, जिसको आज हम सब अपना देश कहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।